Sunan. ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सो मेरा वीडियो क्लैरिटी, ऑडियो क्लैरिटी आप चेक कर लीजिए जरा, एकदम क्लियर है सब लोग को गाइस? वीडियो एंड ऑडियो एकदम क्लियर है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
So today we are going to start with a new topic, that is rank of matrix. और हम ये लीनियर अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक है, राइट? जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को एक टॉपिक्स बोले थे कि इतने टॉपिक तो आपको करके ही जाना है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, राइट? सो दिस इज योर सेकंड टॉपिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा, दैट इज योर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और ये आज के क्लास में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और इसका यूसेज इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसमें भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? वो आप लोग को भी पता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं तो रैंक की जरूरत हमें आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, राइट? वेरी गुड। सो हम लोग आई एम वेटिंग फॉर 2 more minutes and then we can start off with our session, right? Okay, good. आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा सब लोग। जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो सारी चीज आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वो आप लोग को रिवाइज करना है अच्छे से, राइट? योर गेट इज नाउ नियर बाय, राइट? आई थिंक 25th से फर्स्ट सेशन तो स्टार्ट हो रहा है, राइट और नॉट? या फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो रहा है। आई एम नॉट नोइंग द डेट्स ऑफ दिस ईयर, सो आई थिंक इट्स लास्ट वीक ऑफ जैन और फर्स्ट वीक ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब हमारे वक्त तो लास्ट वीक ऑफ जैन से स्टार्ट हो गया था। ओके, 5th फेब से स्टार्ट हो, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ फेब, मतलब वेरी गुड। सो आपके पास और मान लो कि 20 days है टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गेट, राइट ऑनर? और जिन लोग को ये ऐसा बेसिक कोई एम होता है कि सिर्फ क्लियर करना है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जस्ट क्लियर हो जाए, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड आप लोग को तो आना ही चाहिए, ठीक है? तो ही वो क्लैरिटी पे आप लोग आ सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी गेट क्वालिफाई करना मुश्किल है अगर आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड नहीं आ रहा है, ठीक है? पार्थ, डिस्क्रीट मैथ्स का रिवीजन नहीं हो सकता इधर, राइट? बिकॉज दैट इज योर कंप्यूटर सब्जेक्ट, राइट? सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आता है, और वो कोर सब्जेक्ट के तरीके से एक माना जाता है। और ये इंजीनियरिंग मैथ्स है, ये मैथ्स सबका अलग हो जाता है। सो डिस्क्रीट मैथ्स मैं नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ आप लोग को इंजीनियरिंग मैथ्स जो है वही चीज पढ़ा था जो कॉमन सबके लिए कॉमन रहता है भाई, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए, और एक ही मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब लास्ट 1 minute आई एम वेटिंग। यस्टरडे क्लास के अंदर मेरा जो टॉपिक हुआ था वो एडजॉइंट, डिटरमिनेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक हमने कल पूरे दिन में खत्म किए थे, ठीक है निसर्ग? कल पूरे दिन में टोटल 2 क्लास के अंदर हम लोग ने ये मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया था एडजॉइंट, सॉरी, ट्रांसपोज, फिर हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, डिटरमिनेंट के बाद हमने एडजॉइंट पढ़ा, एडजॉइंट के बाद हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां तक के हम लोग ने किया था, ठीक है? आई डोंट थिंक दैट ये लेक्चर्स अपलोड हो गए ड्राइव पे, राइट? ड्राइव पे लेक्चर्स अलग है, ये लेक्चर्स एकदम लाइव सेशन, आप लोग को लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप लोग को लाइव ही सुनना है और इसको समझना है, राइट? ओके। चलिए, वेरी गुड। सब लोग ऑलमोस्ट एंटर हो, रिकॉर्ड तो हो रहा है। आई डोंट नो द व्हाट मैनेजमेंट इज डूइंग विद दिस लेक्चर्स, दैट आई डोंट नो। You have to ask to the management that whether it will be uploaded on drive or not, right? Okay, very good. Then drive पे अपलोड हो रहे तो that is well and good, right? नोट्स मैंने आपको बोला कि वो जो ग्रुप के साथ आप कुछ कांटेक्ट कर दीजिए। ग्रुप मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, तो वहां पे आप लोग को उनसे साथ कांटेक्ट आप कर लीजिए। कोई भी एक स्टूडेंट के साथ आप हो जाइए कांटेक्ट, उनके ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स मिल गई है, ठीक है? सो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद देम। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज योर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट? अब आज का टॉपिक हो गया हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रैंक कैसे निकालेंगे, इसका ये चीज ही हम लोग आज के क्लास में पढ़ पाएंगे, ठीक है? इसका यूसेज जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब जो आज हमारा इवनिंग का क्लास होगा उसके अंदर आएगा, जहां पे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वहां पे जनरली रैंक का यूसेज ज्यादा होता है, ठीक है? सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग को सिर्फ इधर कैसे निकालना है, हाउ यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वही चीज हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है?
तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए गाइस, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज एक्लेन फॉर्म, राइट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज एक्लेन फॉर्म, ये आप लोग को पता होना चाहिए। एक्लेन फॉर्म जनरली दो टाइप के होते हैं, रो एक्लेन फॉर्म एंड कॉलम एक्लेन फॉर्म, राइट। एक्लेन फॉर्म मतलब आपके दो टाइप्स के रहते हैं, रो एक्लेन फॉर्म एंड कॉलम एक्लेन फॉर्म। बट हियर फॉर फाइंडिंग रैंक वी ओनली यूज रो एक्लेन फॉर्म। फॉर फाइंडिंग रैंक हम लोग सिर्फ रो एक्लेन फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ऑथर, मोस्ट ऑफ दी टेक्स्ट बुक्स, मतलब जो भी आप लोग की बेस्ट ऑथर बुक्स होती है मैथमेटिक्स के अंदर, वहां जनरली रो एक्लेन फॉर्म से ही रैंक को निकाला जाता है, और वो उसको एक स्टैंडर्ड मेथड मान लिया है। तो वहीं से आप लोग का ये रैंक निकलेगा, ठीक है। तो वहीं से हम लोग देखेंगे। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी इन रो एक्लेन फॉर्म। आप कोई भी मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में कब बोलोगे, तो आप देखो इसके दो कंडीशंस है। ये दो कंडीशंस मैं पहले पढ़ता हूं और फिर आपको ये कंडीशंस में आप लोग को समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को बोला है कि जीरो रोज, अगर कोई जीरो रोज दिखे, रोज ऑफ जीरोस, देन दे मस्ट बी बिलो दी नॉन जीरो रोज। मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो हम लोग ROZ लिखते हैं, रोज ऑफ जीरोस, राइट। ROZ मतलब रो ऑफ जीरोस। जो अगर होती है कोई जीरो की पूरी रो होती है, तो रोज ऑफ जीरोस शुड बी इन लास्ट, मतलब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, रोज ऑफ जीरोस लास्ट में रहनी चाहिए। रोज ऑफ जीरोस एकदम लास्ट में, जीरो की रोज पूरी की पूरी अगर लास्ट में रख दो, पहली बात तो ये कंडीशन है। दूसरी, देन शॉर्ट में दूसरा, the number of zeros before the first non-zero element in each row is less than the number of such zeros in the next non-zero row, right? अब वापस, the number of zeros before the before the first non-zero element in each row is less than the number of such zeros in the next non-zero row। मतलब यार, सपोज मान लो तुमने एक नंबर ले लिया m को तुमने बोल दिया कि नंबर ऑफ जीरोस, m को तुमने बोल दिया सपोज नंबर ऑफ जीरोस, राइट। तो आप लोग का ये जो m है वो क्या काउंट कर रहा है, वो काउंट कर रहा है कितने जीरोस आपके रो के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग को इस हिसाब से ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगा कि ये जो m की वैल्यू हो जाती है, जैसे तुम रो के अंदर नीचे की तरफ जाते जाते हो, तो ये जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ जीरोस आप लोग के इंक्रीज होते जाने चाहिए। नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज यू मूव डाउन द रो, राइट। नंबर ऑफ Is Mute Jay Joshi. increasing order should be in increasing order, should be in इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं एग्जांपल से पक्का समझाऊंगा, बट ये जस्ट आप अब समझ लीजिए कि देखो यार, नंबर ऑफ रोज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जीरो रोज एकदम लास्ट में होनी चाहिए। अगर तुमने इस हिसाब से पूरा मैट्रिक्स को सेट किया, तो फिर जो भी आपका मैट्रिक्स ये बनेगा वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बोला जाएगा। और फिर अगर आप बोलते हो कि इसका रैंक क्या हो गया, तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मुझे दिखेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट। दैट विल बी कॉल्ड एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर ये बात, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे, ओके ओके, वेट अ मिनट। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रैंक, नॉन जीरो रोज को हम बोलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। फॉर एग्जांपल, अब देखो, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखने जाओगे तो आप लोग इधर चेक कर सकते हो कि आप लोग के पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर लिखा है 1 2 0 0 4 5। ओके, ये मैट्रिक्स सपोज आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो तो मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको लिख के बता देता हूं। ये मैट्रिक्स मेरा है 1 2 0 0 4 5 0 4 5 और 0 0 -2, राइट। तो पहले तो ये मैं चेक करूंगा वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉट, राइट। तो सबसे पहले आप देखो इधर से, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में सबसे लास्ट में तो जीरो, अगर कोई जीरो रो प्रेजेंट होती है, अगर कोई जीरो रो प्रेजेंट होती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रो को लास्ट में रखना है। बट इस मैट्रिक्स में कोई जीरो रो तो है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज तो हम लोग को देखेंगे नहीं। बट अगर आप देखो तो जो रो नंबर 2 है, इधर आप लोग के पास नंबर ऑफ जीरोस 1 है, नंबर ऑफ जीरोस को मैंने m बोला था, और रो नंबर 2 जो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 है। आप चेक कर सकते हो, एंड दैट शुड बी बिफोर, देखो ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, the number of zeros in each row is less than, okay, before what, before the first non-zero element। हमें वही zeros काउंट करने हैं जो आपके पहले non-zero element के आगे हो। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा हुआ,
4, तो उसके आगे कितने जीरो हुए, 1, तो दैट इज वाई दैट इज m इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप लोग के पास थर्ड रो पे अगर देखते हो आप लोग, तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा हुआ, -2, -2 के आगे कितने जीरोस आ गए, तो आप लोग बोलोगे 2। सो दैट इज वाई व्हाट यू कैन से दैट इफ द नंबर ऑफ जीरोस आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इस तरीके से कुछ पैटर्न आप लोग की बनती है, तो इसको हम बोलते हैं, इस ये जो पैटर्न हमारा बना, इसको हम बोलते हैं दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब ये जब आपके पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो नॉन जीरो रोज कितनी है इधर, हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर, तो यू विल से नंबर ऑफ non-zero rows, number of non-zero rows, ये आप लोग के पास हो गए टोटल 3। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट कर देना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप लोग बोल दोगे 3। सो ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। समझ आ गई बात आप लोग को। सो हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ये बात समझ में आप लोग को, राइट। हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म, बहुत सारे एग्जांपल हम आगे लेंगे, बट आपको बेसिक पता चला व्हाट इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट गाइस, बेसिक आपको पता चला ना रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्योंकि रैंक निकालना बहुत जरूरी है, रैंक को ढूंढना कैसे ढूंढते वो भी आपका बहुत जरूरी है। वी विल सी 1 or 2 more methods how to find rank, but this is the first method which was introduced to find the rank of the matrix by using row equivalent form। और जनरली जब जीरोस एलिमेंट ज्यादा होते हैं, तो वहां पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म आपको के लिए इजी हो जाता है, ठीक है, राइट। सो हम लोग उतना ट्राई करेंगे, उतनी ट्राई करेंगे कि जिससे रैंक हमारा इजी निकल जाए। तो हम सारी मेथड्स रैंक को निकालने के लिए पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जजमेंट कर लेंगे कि हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं इधर से, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो बच्चों ने नहीं सुना था, वापस से आप सुन लीजिए इधर, ठीक है। सबसे पहले इधर वापस फाइंड करने के लिए बोला है कि व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखो, अब कंफ्यूज मत होना, अब ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे मैंने क्या बोला था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे अगर फाइंड करना है, तो कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर अगर कहीं पे भी तुम्हें जीरो रो दिखती है, उसको एकदम लास्ट में लिख दो। तो इधर मुझे जीरो रो, एक भी रो मुझे जीरो रो नहीं दिख रही, मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं है कोई किसी भी रो में, ओके। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये मेरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, चलो इसके अंदर फर्स्ट रो में m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब पहली रो में नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट के आगे देखने का, नॉन जीरो एलिमेंट के बाद नहीं देखने का। कोई भी रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट स्टार्ट होता है, उसके आगे कितने जीरो तो इधर है। सो इधर 1 हो गया, फर्स्ट रो में 1। सेकेंड रो में तुम देखने जाओगे तो m इज इक्वल टू आपको दिख रहा है ना, देखो आप लोग m इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 2। और जब आप थर्ड रो पे जा रहे हो, तो आपका ये हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी m इज इक्वल टू इधर कितना हो गया, वापस 2, राइट। m इज इक्वल टू आप लोग का इधर हो गया वापस 2। क्लियर ये बात, ठीक है। सो वापस अगर आप देख रहे हो इधर से, तो मैंने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट द मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रिक्टली ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बट इधर तो आप देख रहे हो सर, नंबर ऑफ जीरोस तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही नहीं, नंबर ऑफ जीरोस मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही नहीं। तो दैट मींस ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ ही नहीं है, इसको आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे रो नंबर 3 के अंदर एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आई वांट टू मेक दिस 6 एज 0 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट और नॉट, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, रो 3 को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो रो 3 को तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 2 टाइम्स रो 1 को मल्टीप्लाई कर दो और रो 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप लोग देखो वापस ही मेरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखो ट्रांसफॉर्म तो सिर्फ रो नंबर 3 होगी, बाकी दोनों रो तो सेम रह जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म रो नंबर 3 होगी, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब तुम देखो इधर से आप लोग के पास इधर ध्यान से देखना, रो 3, ओके 1 मिनट, सॉरी, ये हम लोग रो 2r1 वाला ये नहीं देखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि वो तो फिर आप लोग के पास ये 3r2 ऐसा लिख दो, ठीक है, 3r2 ऐसा लिख देंगे। r2 का यूज करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट 0 है ना, तो इसको भी 0 ही रखेगा, इसलिए बता रहा, ठीक है। अब देखो 2 से अगर आप देखोगे इधर से, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा, और 6 - 6 ये एलिमेंट भी आप लोग का 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा
जीरो एलिमेंट, तो आपकी लास्ट रो, अब आप देखो इधर m इज इक्वल टू 1 हो गया, m इज इक्वल टू इधर 2 हो गया, m मतलब नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो, और ये आपका m इज इक्वल टू 3 हो गया। तो गाइस आप देख लीजिए, अब ये जो आपका एक पैटर्न बना, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपका एक स्टेयरकेस टाइप ऐसा बनता है आप लोग का, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ। अब ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो मेरे पास इधर 2 है। अब देखो ये वाली रो, एक तो ये फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये नॉन जीरो रो है, आपकी थर्ड रो तो पूरी जीरो रो होगी, तो नॉन जीरो रो 2 हो गई। सो देयरफॉर योर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, आपका रैंक हो गया मैट्रिक्स ए का 2 हो गया। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आप लोग का 2 हो गया, वेरी गुड, समझ आया, राइट। सो इज दैट क्लियर फॉर ऑल गाइस, ये चीज क्लियर हो गई सब लोग को एकदम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, क्लियर, ओके वेरी गुड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप लोग का 2 हो गया। ठीक है, डन, आगे नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर हम लोग आगे चलते। ओके, अब रैंक का एक ये मेथड हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सारी मेथड डिस्कस कर लेते, और जो भी गेट के क्वेश्चंस थे रैंक के ऊपर से वो सारे दिखा देंगे। सर नॉन जीरो रोज कैसे देखना है, अरे नॉन जीरो रोज हर्ष तुम यार देखो तो सही इधर आराम से, नॉन जीरो रोज मतलब आप इधर देखो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो हो गए, ये नॉन जीरो रो हुई क्योंकि एक एलिमेंट 2 हुई, ये नॉन जीरो रो हुई क्योंकि इसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वैसे देखना है नॉन जीरो रोज, समझ आ रही है बात, राइट। सो वहां से हम लोग को पता चलता है कि ये आपका मैट्रिक्स हो गया, सॉरी नॉन जीरो रोज इधर 2 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे, सब मैट्रिक्स एंड माइनर, सब मैट्रिक्स एंड माइनर। ठीक है, अब देखो यार पूरा टॉपिक समझना, पूरा बाद में आप लोग अपने डाउट्स चैट पे लिखना, ठीक है, पूरा टॉपिक समझो। पहले होता है अब ये हो गया मेथड नंबर 2 टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट, दिस इज योर मेथड 2 टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सारे मेथड पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक माइनर मेथड से भी रैंक निकलता है। माइनर मेथड से सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर से आप एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करते हो, फॉर्म अ गिवन मैट्रिक्स, इफ यू आर obtaining a new matrix by skipping or by deleting some rows or columns or both is called a sub matrix. For example हमारे पास ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें से मैं कोई रो या कोई कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगा जो हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो सब मैट्रिक्स आप लोग के, मैंने देखो थर्ड रो मैंने निकाल दी, तो मतलब एक रो अगर निकाल दूंगा तो मेरे पास ये सारे सब मैट्रिक्स बनेंगे, राइट और नॉट। ठीक है, फिर अगर आप लोग देखो ये आप एक एक कॉलम निकाल दो तो ये सारे आपके सब मैट्रिक्स बन जाएंगे। फिर आप लोग के पास अगर दो दो रोज निकाल दो तो ये आपके सॉरी एक कॉलम एक रो निकाल दो तो ऐसे आपके सब मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स में से कोई रो या कोई कॉलम या दोनों अगर आप निकाल देते हो और जो मैट्रिक्स बच जाता है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मुझे स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए, राइट, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोग को स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, ओके। अब आगे देखो इसके अंदर से, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक यूजिंग माइनर मेथड, ये मैंने कॉन्सेप्ट एक लिख के रखा है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट लिख के रखा है इसके अंदर। अब चेक करो, फॉर गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ माइनर एग्जिस्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखना, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स 3x3 है, तो आपको ऑर्डर ऑफ माइनर्स, माइनर्स जो है, माइनर्स मतलब स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ये याद रखना, राइट। माइनर मतलब क्या, ओके इधर मैं लिख देता हूं, माइनर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। माइनर मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, अगर 3x3 कोई मैट्रिक्स है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके माइनर्स निकालते जाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके माइनस मतलब पहला माइनर 3x3 का तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा 3x3, तो पहले आप लोग 3x3 जो माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, फिर अगर उसके माइनर्स के निकल गए, फिर 2x2 के जितने भी माइनर बनते उसके डिटर्मिनेंट निकाल देते। फिर आप लोग के पास तो 1x1 तो ऐसा कोई मैट्रिक्स ही नहीं होता, वो तो सीधा ही वो डिटर्मिनेंट हो जाता है। दूसरा आपको क्या करना है, कैलकुलेट माइनर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
सारे माइनर्स को तुमने कैलकुलेट कर दिया। इफ यू फाइंड अ नॉन जीरो माइनर देन स्टॉप। मतलब अगर मुझे 3x3 के माइनर जब लिखा और 3x3 का डिटर्मिनेंट मुझे नॉन जीरो मिला, सपोज पहला माइनर आपका 3x3 है और इसकी वैल्यू ही मुझे नॉन जीरो मिल गए, वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। जहां पे नॉन जीरो, जो माइनर की वैल्यू नॉन जीरो मिल जाती है वहां पे स्टॉप हो जाओ, देन दिस ऑर्डर विल बी द, तो वो जो माइनर, जिस ऑर्डर के माइनर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, जिस ऑर्डर के माइनर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गए, नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, वैसे मैट्रिक्स, मतलब वैसे वो माइनर के ऑर्डर को हम बोलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यू कैन से इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर्ड माइनर, राइट? ऑर्डर ऑफ द रैंक आपका वही हो गया ना। रैंक क्या हो गया कि जो भी माइनर का ऑर्डर होगा, नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर होगा उसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट? द ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, राइट? द ऑर्डर ऑफ व्हाट? हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर, ऐसा बोलेंगे, मतलब सबसे पहला वाला। तो 3x3 का होगा तो सबसे पहले 3x3 का चेक करेंगे, अगर ये जीरो के बराबर आता है तो सारे 2x2 के माइनर्स चेक करेंगे, अगर उसमें से कोई भी एक माइनर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो रैंक आपका 2 हो जाएगा। और बाकी अगर रैंक वो भी सारे 2x2 माइनर भी जीरो है और आपके पास लास्ट में जो बचेगा वो तो रैंक हो जाएगा 1, मतलब फिर तो एक ही एलिमेंट जो बचेंगे तो उसका रैंक हो जाएगा 1। सो एज लॉन्ग एज यू गेट माइनर्स हैविंग वैल्यू जीरो, कीप ऑन कैलकुलेटिंग माइनर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? जब तक आपको जीरो मिलता रहे उसको कैलकुलेट करते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है? तो ये जो माइनर वाला कॉन्सेप्ट है उससे रैंक निकालना थोड़ा सा हार्ड है। अगर आपके रैंक जो है ना, अगर आपका रैंक जो है, मतलब अगर सारे माइनर जीरो होते जाएंगे ना, तो इसका इस कॉन्सेप्ट से आपको रैंक निकालना हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, हमने ये एग्जाम्पल दिया था, आपने बोला था इस रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। तो अगर तुमने इसको माइनर मेथड से सॉल्व करने जाओ तो पहले क्या कर लो, डिटर्मिनेंट, ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कौन सा हो गया? तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपका 1 2 0 0 4 5 और 0 0 -2, मतलब 3x3 मैट्रिक्स ही इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है। तो इसका तुम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपको दिख ही रहा है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 4 4 4 इंटू -2 -8 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग इसका रैंक बोल सकते हैं कि भाई सर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। तो पहला माइनर ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए रैंक आप इजीली इसमें बोल सकते हो, राइट? इसलिए आप लोग रैंक इजीली बोल सकते हो, ठीक है? ऐसा, ठीक है, राइट? क्लियर हुआ? ओके। बट अगर आप लोग के पास सपोज ये मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिया, तो इसके अंदर आप देखो, अगर मैंने ये वाले मैट्रिक्स के अंदर लिया, तो इस मैट्रिक्स के अंदर आप ऑब्वियस बात, जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 0 आएगा। आप देखो इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर दीजिए, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स था ये था मेरा 0 5 3, फिर मेरे पास था ये 0 0 2 था और ये 0 0 6 था। ये मेरा मैट्रिक्स है, इसका रैंक मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर मेरा 3x3 होगा, मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाएगा मेरा इस केस के अंदर, तो 0 0 2 और इधर आपके पास 0 0 6। अगर आप देखने जाओ इधर से तो इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालो, अगेन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 3x3 जो माइनर था उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 2x2 माइनर लिखेंगे, तो 2x2 माइनर तो बहुत सारे बनेंगे, एक तो ये माइनर हो गया, एक ये माइनर हो गया, फिर ये आप लोग का एक माइनर हो गया, ये माइनर हो गया, राइट और नॉट? वैसे आप लोग के इसके बहुत सारे माइनर्स बन सकते हैं, राइट और नॉट? सो अगर मैं 2x2 का कोई भी एक माइनर, सपोज मैं 2x2 का एक माइनर ले लेता हूं, ये वाला कौन सा, 5 3 0 2, सपोज मैंने ये माइनर 5 2 10 -3 into 0, so that is 0, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये जो माइनर का ऑर्डर है ना वो रैंक हो जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये मेरा 2 के बराबर हो जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मेरा किसके बराबर हो जाएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मेरा 2 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? क्लियर हुआ? ये माइनर मेथड क्या होता है, राइट गाइस? माइनर मेथड क्या होता है ये समझ में आया सबको? व्हाट इज माइनर मेथड? यस और नो? वेरी गुड, यस, ओके, गुड। माइनर मेथड मतलब आपको समझ में आ गया, गुड वन, गुड वन, ठीक है? माइनर मेथड, ओके। नेक्स्ट इज, जब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर तो आप लोग देखो ध्यान से, ये आप लोग का माइनर मेथड हो गया, ठीक है? ओके। अब इसके ऊपर से ये माइनर मेथड से आप लोग को कोई भी रैंक इजीली निकल सकता है।
अब उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए आया और एडजॉइंट ऑफ ए, वो दोनों मैट्रिक्स के बीच में अगर पूछा है, तो इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी मेरा एन के बराबर हो जाएगा, ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर ए का रैंक एन है तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी रैंक हो जाएगा एन। अगर मेरा रैंक ऑफ ए एन माइनस वन है तो एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक वन हो जाएगा, और अगर ए का रैंक जो है वो लेस देन एन माइनस वन है तो एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक जीरो हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक जीरो हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 4, राइट, मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है, और आप अगर देखने जाओ तो ये जो मैट्रिक्स है रैंक ऑफ ए, इसका रैंक 2 हो जाएगा। आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हाईएस्ट ऑर्डर जो है, मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ, इसकी जो वैल्यू है आप लोग के पास वो हो जाएगी 4 - 6, और ये आपका हो जाएगा -2 के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब रैंक मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका एडजॉइंट ले लेता हूं, अगर मैं इसका एडजॉइंट ले लेता हूं तो एडजॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, देखो इधर से एडजॉइंट मेरा हो जाएगा इधर से 4 और इधर 1 हो जाएगा, ये -2 हो गया और ये मेरा हो जाएगा -3। ठीक है, अब तुम इसका रैंक निकाल दो, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए सेम रैंक आएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए 2 के बराबर है, ए आपका 2 क्रॉस 2 है, देखो ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है और वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही रैंक आएगा, तो एडजॉइंट, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी वही आएगा। देखो 4 1s are 4 माइनस 2 3s are 6 और प्लस हो जाता है, ये 6 आपके पास हो जाता है 10 हो जाता, ये भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी आप लोग का रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है आप लोग का, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसमें भी आप बोल सकते हो 2 हो गया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व कर दिया, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी मेरा 2 के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब दोनों के अंदर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ, अब देखो दोनों का रैंक सेम होगा कब, जब आपका ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 हुआ और रैंक भी 2 के बराबर हुआ। ठीक है, बट अगर मेरा ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है और रैंक मेरा 1 के बराबर है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखने जाओ ऐसे, ओके वन, अगर मैं इसके अंदर देखने जाऊं कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहा हूं जो 2 क्रॉस 2 है, सपोज मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स है 1 5 और ये मेरा मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दिस इज माय 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, बट इसका तुम रैंक बोलोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसके अंदर 1 ही है, तो रैंक आपका 1 हो गया, रैंक आपका क्या हो गया 1 हो गया, सो रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ ए इज 1, राइट और नॉट। सो ये आपका n-1 हो गया, रैंक कितना हो गया इसका n-1 हो गया। तो अगर तुमने इसका एडजॉइंट निकाल दिया यार, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा 0। ओके, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स लेते तो आपको समझ में आएगा, ये 2 में समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स हम लोग ले लो, 3 क्रॉस 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 0, अब चेक कर लो। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए आप तुरंत बोलोगे सर रैंक ऑफ ए मेरा जो है ना, ये मेरा लास्ट रो है, तो रैंक ऑफ ए मेरा 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास 2 हो गए, तो रैंक ऑफ ए मेरा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, करेक्ट, ओके, नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखना। अब अगर हम लोग इधर इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लोग लिखने जाए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें लिखना है, तो हम लोग ऑब्वियस बात है उसका मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग इधर फटाफट शॉर्टकट यूज कर लेते हैं उसको फाइंड करने के लिए, आप लोग को पता चले, ठीक है, आप लोग को ये चीज पता चले कि कैसे ये चीज आई हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा 0, तो हम लोग पहले ये कट कॉपी पेस्ट, पहला कॉलम इधर कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर हम लोग दूसरा कॉलम कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2 5 0, करेक्ट 2 5 0, मैंने ये दूसरा कॉलम कट कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर फर्स्ट रो, सो 1 2 3 1 एंड 2, देन 4 5 6 4 एंड 5, ये मैंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया और इसमें हम लोग डिलीट कर देते, और हम लोग जब एडजॉइंट ऑफ ए लिखने जाते हैं तो आप चेक करो यार ये सारे एलिमेंट्स तो 0 होंगे, राइट और नॉट, ये 0 हो गया, फिर इसको जब तुम लिखने जाओगे तो ये भी 0 हो गया, फिर इसको तुम जब लिखने जाओगे, इसको लिखने जाओगे तो ये भी आपका 0 हो गया,
राइट और नॉट। अगेन जब आप ऐसे लिखने जाओगे तो ये भी जीरो हो गया, सेम वे ये पूरा एडजॉइंट ऑफ ये भी रो जीरो हो जाएगा। अब ये आपका एक नॉन जीरो रो बन जाएगा, ये 12 माइनस 15 चलो -3 हो गया, ये 3 4 12 माइनस 6 आपका 6 के बराबर हो गया, ये 1 5 5 माइनस 8 -3 के बराबर हो गया। अब तुम ये चेक करने जा रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स बना आप लोग का, ये मैट्रिक्स जो बना आप लोग का, अब इसका तुम रैंक निकालने जाओगे तो ये रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना ये 1 के बराबर आ जाएगा, इसका रैंक 1 के बराबर आ जाएगा। दो रो तो ऑलरेडी जीरो है, तो 2 क्रॉस 2 माइनर्स भी इसके सारे जीरो हो जाएंगे, और 3 क्रॉस 3 तो ऑब्वियस बात जीरो हो जाएगी। तो अगर आपका मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है और रैंक ऑफ ए उससे कम है, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो जो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक हमेशा 1 आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। अगर मैंने इधर 4 क्रॉस 4 लिया होता और रैंक ऑफ ए 3 होता, तो भी एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक तो 1 ही आ जाता, क्योंकि एक रो ऐसी बनती जहां पे जीरो वाली रो बनती, उसके साथ तुम मल्टीप्लाई करते जाओ, सारे आंसर जीरो बनते, दो कॉलम आपके इधर जीरो बना दिए। समझ आई बात? क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? ओके। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए वही बता रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए का जो रैंक है, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम कितनी है। देखो जैसे तुम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बोलते हैं ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स में उसको कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म बोलते हैं। वहां से भी पता कर सकते हो कि रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ ए आप लोग का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक हो जाएगा 1। ठीक है, जब भी कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है और उसका रैंक अगर 2 निकलता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक हमेशा 1 निकलेगा। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए उससे कम निकलता है सपोज 3, उससे कम निकलता है सपोज 3, तो अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हमेशा आंसर इसको 1 कर देना, हमेशा आंसर इसको 1 कर देना। ठीक है, ये आप लोग को मैंने एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेके प्रूफ दिखाया, बट ये हमेशा आंसर आप लोग का कोई भी हायर ऑर्डर भी मैट्रिक्स ले लोगे वो आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। आगे आगे हम लोग देखते हैं, अगर तुम लोग देख लो कि अगर इसके अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो n-1 है, n-1 है, उससे भी कम है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ऐसा लिया जिसका रैंक जो है ना वो n-1 से भी कम है, मतलब मैंने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया और उसका रैंक n-1 से भी कम है, मतलब सपोज मैंने ले लिया 1, राइट, n-1 से भी कम कौन सा रैंक हो सकता है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो n-1 हो गया 2, और 2 से भी कम रैंक है तो 1 ही हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को 1 बनाने के लिए मेरे पास 2 रोज जीरो हो जाएगी, तो 2 रोज जब जीरो हो जाएगी तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मेरा 1 हो गया। अब तुम बोलोगे कि इसके एडजॉइंट जिस मैट्रिक्स का रैंक 1 है और वो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है और उसका तुम एडजॉइंट लोगे, आप चेक कर लेना वो एडजॉइंट का रैंक तो ऑब्वियस बात है 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स बनेगा। अगर तुम लोग देखो कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, ए मैट्रिक्स का तुम रैंक निकाल रहे हो और वो रैंक आपका n-1 से भी कम है, मतलब 2 से भी कम, तो वो 1 होगा, तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना वो आपका नल मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि 2 रो ऑलरेडी इधर ही 0 है, तो जब एडजॉइंट निकालने जाएंगे तो कोफैक्टर सारे 0 बन जाएंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ही पूरा 0 होगा, नल मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। तो देयरफॉर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग क्या बोलेंगे, 0, 0 मतलब वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। आप देखो इधर लिखा हुआ है इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n-1, n के बराबर है तो रैंक n-1 के बराबर है तो रैंक 1, एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक 1 हो जाएगा, और लेस देन n-1 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, आगे अब हम लोग आगे देखते हैं इसके अंदर सेम वे। तो मेरे पास थोड़े से की पॉइंट्स है जो आप लोग को याद ही रखने, राइट और नॉट, मतलब याद रखने के मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बट आपको ये देखने से ही पता चल जाता है ये की पॉइंट्स क्या बोलने चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n, देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है साइज n क्रॉस n की। ठीक है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स हो गया साइज n क्रॉस n का, तो रैंक ऑफ ए इसका हाईएस्ट रैंक इसका n हो सकता है, राइट, ये तो मानते हो कि अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, अगर उसी ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो निकल गया तो हाईएस्ट रैंक इसका n हो सकता है, या तो n से कम हो सकता है। सो रैंक ऑफ ए या तो आपका
n हो जाएगा या n से कम हो जाएगा। तो वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, अगर मैंने कोई 3x3 का मैट्रिक्स लिया तो उसका हाईएस्ट रैंक कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक, उसका ऑर्डर जो होगा वो हाईएस्ट होगा या उससे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट गाइस? ये क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को एकदम? राइट, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, डन। आगे हम लोग देखते, अगर कोई मैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, देखो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 5x10, मैं इसको मैट्रिक्स लेता हूं 5x10। अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो कितने मैक्सिमम इसका रैंक कितना होगा बताइए आप लोग, मैक्सिमम रैंक कितना होगा? तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो 5x5 का ही बन सकता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो आप लोग का 5x5 का ही बन सकता है। सो आपका इसका रैंक मैक्सिमम 5 होगा या 5 से कम होगा? तो आप बोलोगे रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर इसको मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जो भी लिखा है, मिनिमम ऑफ व्हाट, m क्रॉस n, मिनिमम ऑफ m एंड n। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? मिनिमम ऑफ 5 एंड 10। कौन सा मिनिमम वैल्यू है? 5 है, तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। समझ आ गई बात? राइट। सो ये आप लोग का रैंक का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम रैंक, और मैक्सिमम रैंक कहां तक पहुंच सकता है? तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बन सकता है ना, वहां तक मैक्सिमम रैंक आपका पहुंच सकता है। वेरी गुड, ओके, ये भी समझ में आ गया, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ अ मैट्रिक्स अटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक, अगर कोई मैट्रिक्स पूरा मैक्सिमम पॉसिबल रैंक किसी का होता है, वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं फुल रैंक। द मैट्रिक्स इज सेड टू हैव फुल रैंक, उसको हम बोलते हैं फुल रैंक। मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स है और उसका रैंक 3 है तो उसको हम बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज हैविंग फुल रैंक। क्लियर ये बात? If a square matrix is non-singular, then it will have a full rank। देखा, मैंने बोला ना कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सेंटेंस को समझिए आप लोग, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, कोई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 3x3 और ये नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो देयरफॉर आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए 3 हो गया, मतलब इसको बोलते हैं हम इसका फुल रैंक। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक हमेशा फुल रैंक होता है, नॉन सिंगुलर का स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक हमेशा फुल रैंक होता है। तो इधर लिखा हुआ है देखो, अ मैट्रिक्स if a square matrix is non-singular then it will have full rank। non-singular मतलब क्या? उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट, नंबर 5, the easiest method to find rank, easiest method, ये ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, easiest method to find rank। क्या बोल रहा है ये? कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक को हम ऐसा भी बोल सकते, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स के अंदर कोई इंडिपेंडेंट रो या कॉलम दिख गए तो जितनी इंडिपेंडेंट रो है, जितनी इंडिपेंडेंट कॉलम है, वो सारा आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, वो सारा आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इंडिपेंडेंट याद रखना, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, राइट और नॉट? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स अगर इंडिपेंडेंट दिखती है मुझे मैट्रिक्स के अंदर, देन आप लोग उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसका रैंक आपका हो जाएगा, रैंक आपका वो हो जाएगा कितनी इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। यस, एग्जांपल दे रहा हूं यार, एक मिनट रुक तो जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कैसे एग्जांपल्स आप देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं वही एग्जांपल पे लेके जाना चाहूंगा आप लोग को। ओके, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैट्रिक्स देख लिया मैंने, फॉर एग्जांपल सपोज आई एम हैविंग दिस मैट्रिक्स, राइट गाइस, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये गेट का ही कोई क्वेश्चन है, मैं आपको इसका ईयर भी बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन, गेट 2017 ईसी का क्वेश्चन है ये, गेट 2017 ईसी का क्वेश्चन हो गया ये। आप लोग इसमें क्या करोगे मुझे पता है, जैसे मैट्रिक्स देखते हो ना डिटरमिनेंट सॉल्व करने की ट्राई करोगे आप लोग। ओके, आप लोग जो है ना, आप लोग ने इधर
जैसे ये ऐसा मैट्रिक्स देखोगे आप लोग, जैसे कि आप लोग को क्या लगेगा इसके अंदर कि पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं, बट ऐसा नहीं है। देखो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं अगर देख रहा हूं तो अगर मुझे ये कॉलम दिख रहा है और ये कॉलम मुझे अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये जो C3 कॉलम है ना वो 2 टाइम्स C1 कॉलम है। हाँ या ना बोल दो सिर्फ, हाँ या ना। बराबर, C3 कॉलम मेरा 2 टाइम्स C1 है या नहीं है, बताओ यस और नो, बस इतनी चीज बताओ। यस, ओके, उसका मतलब आपका C3 डिपेंड है C1 के ऊपर, मतलब C3 कॉलम आपका डिपेंडेंट हो गया। C3 आपका डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? C1 के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट कितने बचे? 2 कॉलम बचे, मतलब आपका रैंक कितना हो गया? 2 हो गया। ऑब्जर्वेशन से आंसर हो गया ये, ऑब्जर्वेशन से आंसर, कोई डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं, कोई रो इक्विवेलेंट फॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा मुझे दिख जाता है मैट्रिक्स के अंदर, ये हमेशा नहीं दिखेगा, हमेशा गेट वाले ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाते, बट अगर बन गया तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है रैंक को निकालने के लिए। आप देखो, आप बोल सकते हो ना C3 इज डिपेंडेंट ऑन 2 टाइम्स CV, so rank of the matrix is 2, rank of the matrix is 2। क्लियर हुआ पहले ये बात सबको क्लियर हुआ? यस और नो, हाँ या ना, प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स करिए। वेरी गुड, सबको ये समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देखो आगे, इसके अंदर एक और चीज, तुम जब बोल रहे हो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है, मतलब कॉलम तो आपकी डिपेंडेंट है बट एक रो भी डिपेंडेंट होगी, एक रो भी डिपेंडेंट होगी। तो आप देख सकते हो ना कि ये जो आप लोग का जो R3 रो है, मतलब आपका जो R1 रो है, रो नंबर वन आप लोग का जो है, रो नंबर 1 वो आप लोग का 5/3 इंटू में R3 लिख सकता हूं। चेक करो, 5/3 R3 करो, चलो 5/3 R3 के एलिमेंट्स लिखो, 3 6 6, राइट, 3 6 6। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 5 टाइम्स, ये एलिमेंट हो जाएगा 1 2 एंड 2, तो ये हो जाएगा मेरा पास 5 10 10। अब देखो कि अगर मैंने बोला कि कॉलम एक डिपेंडेंट है, रैंक 2 आ गया, मतलब ऐसी रो होगी इसके अंदर जो डिपेंडेंट होगी। तो आप बोल सकते हो इधर से ना कि जो आपकी R1 रो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? R3 के ऊपर डिपेंडेंट। या तो तुम बोल सकते हो R3 रो को इंडिपेंडेंट बनाओ तो R3 इज डिपेंडेंट। आप ऐसा भी लिख सकते हो सर, R3 इज इक्वल टू 3/5 R1। तो R1 डिपेंडेंट अगर बनाते हो तो R3 इंडिपेंडेंट हो गया, सॉरी R1 इंडिपेंडेंट बनाते हो तो R3 डिपेंडेंट हो गया, और इधर मैंने R3 को इंडिपेंडेंट बनाया तो R1 उसके ऊपर डिपेंड हो गया, राइट। मतलब एक रो, 2 रोज आपके डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट रोज आप लोग के पास कितने हो गए? 2 ही रो होंगे इसके अंदर इंडिपेंडेंट। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसलिए 2 है। अगर आपका कॉलम अगर रैंक 2 आता है, मतलब ये समझ लेना कि इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज, मतलब एक इंडिपेंडेंट रो होगी, सॉरी 2 इंडिपेंडेंट रो होगी और एक डिपेंडेंट रो होगी। सेम वे कॉलम के ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट, सॉरी 2 इंडिपेंडेंट कॉलम हो जाएगी और एक डिपेंडेंट कॉलम हो जाएगी, इसलिए रैंक 2 आता है। कोई भी मैट्रिक्स में आप रैंक निकाल दो वैसा निकलता ही। समझ आ रही है बात? राइट, ओके। क्या बोल रहे हो तुम लोग? इसके अंदर मुझे किसी का अभी डाउट आया था, इंडिपेंडेंट में क्या कोई डाउट है सर? हाँ, तीनों 3 इंडिपेंडेंट तो रैंक 3 हो गया यार, ऑब्वियस बात है यार, तीनों 3 3 होगा तो रैंक तो ऑब्वियस 3 है। अगर मैं डिपेंडेंसी चेक कर पाता हूं तो ही ये यूज करूंगा ना, ये मुझे दिखा। बाकी कई बार तो ऐसा होता है, सपोज मान लो कि आपके पास एक रो है जो इस तरीके से कुछ डिपेंडेंसी है, बट इस तरीके से होगी, मान लो कि √3/4 ऐसी डिपेंडेंसी अगर होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डिपेंडेंसी है, तो वहां पे तो हम लोग का एक्लन फॉर्म और ऐसा सब निकलना जाएगा। ये तो मुझे सीरियसली दिख गया, मतलब मैंने कॉलम्स को देखा और मैं डायरेक्टली पता कर लिया कि ऐसा है। देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो सपोज और एक अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल ले, और एक अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं कहीं पे, तो हम लोग को ये दिखने में आ जाएगा। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो ये एग्जांपल मैंने अभी देखा था। सो एक काम करते, आपको ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग है ना आगे आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये एग्जांपल्स ऐसे दिखते जाएंगे, ठीक है गाइस। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग को और दिखेंगे, राइट और नॉट, तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, क्लैरिटी के साथ समझ में आया सबको? ओके, रो इक्वलन सब पॉसिबल है यार, रो इक्वलन सब पॉसिबल है। वो चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर वो करने जाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर दिख रहा है मुझे इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कॉलम और रोज के बीच में, डायरेक्ट रैंक निकल जाता है, डायरेक्ट रैंक निकल जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई ये आप लोग का जो है, ये आपके की पॉइंट्स होंगे, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देखो, और दूसरा एक गोल्डन पॉइंट है, एक गोल्डन पॉइंट
गेट के अंदर क्वेश्चन भी यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन होते हैं क्या, इफ ऑल रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। यार देखो इसको समझो, आइडेंटिकल अगर रोज हो जाती है सारी रोज, या तो प्रोपोर्शनल हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने एक रो लिखी 1 2 3, फिर मैंने लिखा और दूसरा रो मैंने लिखा जैसे 4 8 12, और वापस मैंने लिखा, वापस में से देखो इस तरीके से रोज लिखी अगर मैंने, ठीक है, फिर अगर मैंने ये लिखा ये 16, राइट और नॉट, 32 16 32 एंड 48, सपोज मैंने ऐसा रो लिखा। देखो यार ये सारी प्रोपोर्शनल रोज है, ये सारी प्रोपोर्शनल रोज है ना, यस और नो, हाँ या ना बोल दीजिए। देखो आप लोग के पास ये प्रोपोर्शनल रोज हो गए, तो R1 जो है वो आप लोग का, सॉरी R1 नहीं बोल सकता मैं, इसको हम लोग अगर ऐसा लिख दे कि जो आप लोग R2 रो देख रहे हो, R2 रो इज 4 टाइम्स R1, और जो आपका R3 रो है, R3 रो है वो आपका 16 टाइम्स R1 है। मतलब R2 भी R1 पे डिपेंड है, R3 भी R1 पे डिपेंड है, R1 सिर्फ मेरा एक इंडिपेंडेंट रो रहा, रैंक उसका हमेशा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रो एक ही रही मेरे पास, R2 और R3 तो R1 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट रो तो सिर्फ एक ही रही, सो रैंक इज 1। ऐसा कभी नहीं हो सकता दर्शन कि रो डिपेंडेंट हो, अगर कॉलम डिपेंडेंट हो। रैंक अगर 2 आता है, रैंक अगर 2 आता है मतलब 2 रो इंडिपेंडेंट होगी और 2 कॉलम इंडिपेंडेंट होगी, ये फिक्स है। फॉर एग्जांपल तुम अगर इधर भी देख लो कि मेरा रैंक 1 आया, मतलब रैंक 1 आया मतलब मेरा कॉलम भी 2 डिपेंडेंट होगा। आप चेक कर लो, इधर कॉलम में भी देख लो, अगर अब तुम कॉलम में देखोगे ना, इधर से तुम कॉलम में देखोगे तो आपका C2 कॉलम 2 टाइम्स C1 हो जाएगा, और आपका जो C3 कॉलम है ना, C3 कॉलम जो है वो आप लोग का 3 टाइम्स C1 हो जाएगा। चेक कर लो आप लोग, 3 टाइम्स C1 हो जाएगा, राइट और नॉट, क्लियर ये बात। सो कॉलम भी एक ही है, कॉलम भी एक ही इंडिपेंडेंट है, C1 ही एक इंडिपेंडेंट है, बाकी तो C3 और C2 तो C1 के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हो रहा है ये बात सब लोग को। सो जब सारी रोज आइडेंटिकल होती है या प्रोपोर्शनल होती है, उसका रैंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो यार, ये डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो बताइए, यस और नो। ओके वेरी गुड, ठीक है, प्लीज यार समझ में आया तो ही हाँ बोला, एकदम सही में। ये अब कोई मजाक नहीं है, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मुझे पता नहीं है कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स पता है या नहीं पता है, राइट, आपने पहले पढ़े हुए हैं, और अगर पहली बार सुन रहे हो तो इसको अच्छे से याद रख लो, और इसको याद करना क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। ओके चलो अभी हम लोग देखते हैं, फिर लास्ट में देखोगे वापस कहीं पे भी कोई पे डाउट होता है तो लास्ट में हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे तो और वो डाउट शायद क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। ओके चलो देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरा 2019 रिसेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। सबसे पहले चेक करो, देखो हमेशा रैंक को देखने के लिए सबसे पहले चेक कर लो कि क्या इसका डिपेंडेंसी आप कहीं पे चेक कर पा रहे हो, डिपेंडेंसी आप कुछ लिख पा रहे हो, इधर से नहीं लिख पा रहे हो आप लोग, डिपेंडेंसी आप लोग कहीं पे भी नहीं लिख पा रहे हो यार। यार आप चेक करो यार, कहीं पे डिपेंडेंसी बन रहा है, कोई डिपेंडेंसी नहीं बन रहा है ना, डिपेंडेंसी आप लोग का बन ही नहीं रहा। आप चेक करो कॉलम और रोज के बीच में, और अगर आपको दिख गया तो कोई बात नहीं, बट मुझे जब ऐसे 1 वाले सारा दिखता है ना, मैं सीधा रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूज कर लेता हूँ, सीधा सीधा रो इक्विवेलेंट फॉर्म, या आप लोग इसका सीधा डिटरमिनेंट निकालना इजी लगता है तो डिटरमिनेंट निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं एक्सपर्टीज है रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर। सो मैं क्या करूंगा, 1 - 1, इसको पहले थर्ड रो को पहले मैं 0 करने की ट्राई करूंगा, तो ये मेरा 1 - 1 0 हो जाएगा। क्लियर ये बात, ठीक है। इसको मैंने 0, तो 1 - 0 ये तो मेरा 1 ही रहेगा, और ये मेरा 0 0 - 1, तो 0 - 1 ये मेरा -1 के बराबर आ गया, ठीक है। 1 - 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 1 -1 के बराबर। क्लियर ये बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर लो, इसको 0 बनाने की ट्राई कर सकते हो तुम लोग, इसको 0 बनाने की ट्राई कर सकते हो, कैसे, तो पहले क्या कर लो, 1 0 1 ऊपर डाल दो, 0 1 1 ऐसे कर दो, और 0 1 -1 ऐसे लिख दो, ठीक है। ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दो, इसको और इसको सॉरी इसको और इसको नहीं, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर लो, 1 वाला एलिमेंट ऊपर जान दो, ये दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो मेरा मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा, और फिर डायरेक्टली सिंपल हो जाएगा, इसको 0 बना दो, हो गया, आंसर आ गया मेरा 1 0 1 0 1 1, और ये 0 1 - 1 0 हो जाएगा,
और आपका ये 1, ये -1 -1 -2 के बराबर हो गया, सर कोई बात नहीं, ये मेरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया। ये सही बात है ना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, राइट और नॉट। तो सिंपल केस हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 के बराबर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 के बराबर। या तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, राइट, डिटर्मिनेंट आपका इजीली निकल जाएगा, इसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, डिटर्मिनेंट भी इसका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लो या रो इक्विवेलेंट कर लो, दोनों चीज सेम है। डिटर्मिनेंट आप जिसमें कंफर्टेबल है, मैं ज्यादातर है ना रो इक्विवेलेंट फॉर्म को प्रेफर करता हूँ डिटर्मिनेंट से पहले, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। आपका कंफर्टेबल जिसमें है वो आप यूज करोगे, ठीक है, पर दोनों मेथड से इसमें इजीली रैंक मिल जाएगा, ठीक है। एक बार रैंक डिटेल्स इसके अंदर 3 है, तो देखो रैंक 3 हुए ना, इसका मतलब समझो अब तुम, रैंक 3 का मतलब तीनों 3 रो आपके इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसलिए तो डिपेंडेंसी नहीं मिली थी हम लोग को, इसलिए तो हम लोग को डिपेंडेंसी नहीं मिली थी, राइट और नॉट। तीनों 3 रो आपका इंडिपेंडेंट है, तीनों 3 कॉलम भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडेंसी नहीं मिलती आप लोग को। समझ रहे हो आप लोग ये बात समझ रहे हो, क्लियर हुआ ये बात, राइट और नॉट। 28 क्वेश्चन गेट 2019, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको, वेरी गुड, ओके। अरे यार डिटरमिनेंट से अपने आप सॉल्व कर लो ना यार, डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाल दो, उतना तो इजीली हो जाएगा। वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, चेक करो जरा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि 2 आ रहा है, कोई बोल रहा है 2 आ रहा है यार, 2 आ रहा है डिटरमिनेंट, हाँ नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, नॉट इक्वल टू 0 2 आएगा, ऑब्वियस बात है, नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मींस रैंक इज 3, राइट। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, रैंक इज 3, क्लियर। चलिए ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते यार, एक ही क्वेश्चन में नहीं फंसना है। गेट 2018 के अंदर वापस मैकेनिकल के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मैंने देखा कि साला इधर कहीं पे भी मुझे डिपेंडेंसी के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, राइट। आई एम नॉट हैविंग एनी क्लैरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंसी ऑफ टू रोज एंड कॉलम्स। क्या कर रहे हैं, सीधा रो इक्विवेलेंट फॉर्म या आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। चलो आप लोग को डिटरमिनेंट पसंद आता है, डिटरमिनेंट निकाल लो, मैं तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म से इसको डायरेक्टली रैंक के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म से सबसे पहले मैं क्या करूँ, सेकंड रो को ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा 1 है, और फिर उससे मुझे निकालना इजी रहता है, इसलिए। और ये 7 -3 और ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, आपको जो पसंद आए, मतलब आपको आपकी मेथड जो भी ठीक लगे उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो, आप लोग उससे फाइंड कर लो। मुझे रैंक आप बता दीजिए, सिर्फ रैंक इसका बता दीजिए, तो आप लोग के पास सिंपल हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर -1 -1 अगर मैं इसको 0 करने की ट्राई करूंगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको 1, और इसमें ऐड कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ये 0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करो सो 1 -4 और ऐड कर दिया, 1 -4 -3 के बराबर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, -4 हो जाता है, -1 तो ये हो जाएगा -5। ओके, अगेन मुझे इसको 0 करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, ये 0 हो जाता, ठीक है। 7 से -7 -3 -7 -3 ये -10 के बराबर निकलता, -7 और 1 -7 तो ये -6 के बराबर आ जाता, ठीक है। फिर इसको मैं आराम से कहीं पे सेट करके 0 कर सकता हूँ। आप लोग के पास कितना आ जाएगा। अरे यार, ये डिटरमिनेंट इंटरचेंज करेंगे तो ये डिटरमिनेंट थोड़ी हम निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो -10 कैसे आएगी यार, वो डिटरमिनेंट इंटरचेंज करते तो माइनस आएगी, राइट और नॉट। सो ये बता दो मुझे कि आप लोग ने जो निकाला होगा, इसको हम लोग वापस 0 कर सकते, ये दोनों एलिमेंट को हम वापस 0 कर सकते। तो देखो, मैं रो इक्विवेलेंट से करूंगा, मुझे ये दोनों एलिमेंट इजीली 0 मिल जाएंगे। जब मैं रो इक्विवेलेंट से करूंगा तो मुझे ये दोनों एलिमेंट इजीली, इसको तुम मल्टीप्लाई करते हो, ये दोनों मुझे एलिमेंट इजीली 0 मिल जाएंगे। तो ये आपका -1 -1 लास्ट रो मुझे पता है, और ये कुछ फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, इधर कुछ नंबर आ जाएगा, इधर कुछ नंबर x आ जाएगा, तो ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म के फॉर्मेट में बन जाएगा। और दैट इज व्हाई यू कैन से दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये 2 के बराबर आया मेरा आंसर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2, ठीक है। देखो यार, डिटरमिनेंट तुम निकालोगे ना, इसका 0 आएगा, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट ही 0 है, इधर तुम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाल दो, ये आंसर 0 आएगा, चेक कर लो, आंसर 0 आएगा, इसलिए 3 तो होगा ही नहीं, इसलिए रैंक क्या आ जाएगा 2, ठीक है। रैंक क्या हो जाएगा 2, करेक्ट। 0 आ जाएगा तो रैंक आपका वहीं से 2 निकल जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल दो, रैंक आपका सीधा निकल जाएगा, ये आपका रैंक हो गया 2 इधर से, क्लियर ये बात, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं पता तो रैंक निकाल दो यार, इसका सॉरी डिटरमिनेंट निकाल दो, तो सीधे आंसर निकल जाएगा ये, ठीक है। ओके, 2018 सिविल के अंदर
आपको आफ्टरनून के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, सिविल इंजीनियरिंग गेट 2018 वाला क्वेश्चन है, सिंपल। इसमें भी आपको फाइंड करना है द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 4x3 है, राइट और नॉट, सॉरी 3x4 है। ये जो मैट्रिक्स है वो 3x4 है। 3x4 मैट्रिक्स में आप लोगों को पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट और नॉट। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर आप लोग को पूछा इधर से, तो इसका रैंक निकालने के लिए अब आप देखो इधर से, अब ध्यान रखना, जब भी 3x4 ये ऐसे बड़े मैट्रिक्स आते हैं ना, ऑलवेज यूज रो इक्वलन। क्योंकि तुम अगर अगर इस तरह तुमने रो इक्वलन फॉर्म नहीं किया, रो इक्वलन तुमने मेथड सपोज यूज नहीं किया, तुम डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो आपके पास 3x3 के माइनर्स बहुत सारे, 1 2, ये दूसरा माइनर हो गया, फिर ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, ये फोर्थ कॉलम, वो एक माइनर, तो 4 माइनर निकल जाएंगे ऐसे आप लोग के, राइट और नॉट। आपके माइनर्स कितने निकल जाएंगे ऐसे 3x3 के 4 माइनर, तो चारों का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो उसमें से किसी एक का नॉन जीरो आया तो आपका रैंक हो जाता, बट वो चारों 4 जीरो आया तो फिर सारे 2x2 के फाइंड करने। उससे अच्छा क्या कर लो, इधर डायरेक्टली रो इक्वलन फाइंड कर लो, ठीक है। इससे अच्छा आप क्या कर लो, डायरेक्टली इधर रो इक्वलन आप फाइंड कर लो। चलो रो इक्वलन आप फाइंड कर लीजिए फास्ट, रो इक्वलन आप फाइंड कर लीजिए। तो जब आपका रो इक्वलन होगा, रो इक्वलन जब आप फाइंड करोगे ये मैट्रिक्स ए के अंदर, तो हम लोग को सिंपल समझना है इसके अंदर कि आपके पास जो भी चीज है उसको ठीक से एडजस्ट हम लोग को करना है। मतलब इस एलिमेंट को जीरो अगर पहले करेंगे, ये दोनों एलिमेंट को जीरो करने की ट्राई पहले करेंगे हम। सो 1 1, ये 0, ये -2, इसको तुम जीरो करोगे तो 2 से रो 1 को मल्टीप्लाई करोगे। इधर मैं लिख देता हूं, देखो रो 2 को हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो रो 2 में से हम लोग 2 टाइम्स रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो रो 2 को हम लोग 2 टाइम्स रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको भी हमने 2 लिखा, तो 0 -2, तो 0 -2 कितना हो गया, 0 -2 के बराबर हो गया। इधर तुमने -2, तो 2 -0, ये तो 2 के बराबर ही रहेगा। इसको तुम -2 है, -2 से आप लोग करोगे इसको मल्टीप्लाई, राइट और नॉट। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 + 4 ये हो जाएगा आपके पास 6। क्लियर। सेम वे रो 3 के अंदर, रो 3 के अंदर तुम लोग R3 माइनस 4 टाइम्स R1, R3 माइनस 4 टाइम्स R1, ठीक है। तो 4 1 ये तो हो गया 0 मेरे पास, ओके। इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से 1 - 4 ये आपका हो जाएगा -3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता 3 हो जाता, और इधर 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 1 - 2, ओके। इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया तुम्हारा -8, -8, और 1 में से -8, ओके, 1 में से -8 मतलब 1 + 8 वो आप लोग का 9 के बराबर हो जाएगा। क्लियर ये बात एकदम। अब आप देखो ये दोनों रो मुझे प्रोपोर्शनल दिख रही है कहीं ना कहीं, तो ये दोनों रो जो है ना, ये सेकेंड रो अब, और ये इसका यूज करके मैं ये सारे एलिमेंट्स को जीरो कर सकता हूं। मुझे ये दिख गया कि ये अब एक बार मैट्रिक्स मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब तुम इनके ऊपर कुछ लिख सकते हो, इनके ऊपर तुम देखो यार इधर से, अब आपका जो R3 रो है, R3 रो जो है वो तुम्हारा R2 रो को 2 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो सेम आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो R3 इज डिपेंडेंट ऑन R2 नाउ। ये एक रो इक्वलन का परफॉर्मेंस करके मुझे पता है R3 इज डिपेंडेंट ऑन R2, सो देयर आर 2 इंडिपेंडेंट रोज ओनली, दिस रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट रो इसके अंदर बचा है, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरा 2 आ जाता, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरा आ गया 2। क्लियर ये बात, क्लियर ये बात। तो मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके देखो, 2 रो मुझे सेम दिख गए, 2 रो मुझे सेम दिख गई है, ठीक है। मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, 2 रो मुझे सेम मतलब कि प्रोपोर्शनल दिख गया है, या हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी दिख गई, मुझे सीधी डिपेंडेंसी दिख गई। आप लोग R3 और R2 के बीच में डिपेंडेंसी दिख गई, मतलब मेरे एक रो किसी एक रो के ऊपर डिपेंडेंट है, R3 डिपेंडेंट है R2 पे, या R2 डिपेंडेंट है R3 पर। एक डिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट है, मतलब रैंक इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। आपका आंसर 2 आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। समझ आई बात, ये चीज क्लियर हुई सबको, यस और नो? सीधा सीधा हिसाब है ये सब लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो, हाँ या ना बोलिए प्लीज, हाँ या ना बोलिए। समझ आई? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। सीधा आंसर है, सीधा आंसर है। देखो इसको तुम ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स को पहले आपको डिपेंडेंसी पता चल गई, एक आध तुमने रो इक्वलन फॉर्म का फॉर्म किया तो दूसरे पॉइंट पे भी आपको डिपेंडेंसी पता चल सकती है, राइट। दूसरे पॉइंट पे भी आप लोग को डिपेंडेंसी जो है वो पता चल सकती है, ठीक है। 1 आ रहा है रैंक, 1 आ रहा है। आंसर देखो यार जरा मुझे,
और कहीं पे तो मुझे डिपेंडेंसी दिखी नहीं, मतलब वापस से एक और बार रैंक 1 नहीं हो सकता, चेक कर सकते हो हम लोग 20। आंसर 2 सही है भाई, आंसर 2 सही है, रैंक 1 नहीं है, आंसर इज 2, करेक्ट है, मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है अमन, आंसर इज 2, रैंक इज 2, रैंक इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन सी ओवर हियर। गेट 2017 के अंदर रिसेंटली बोल सकते हैं इसको हम लोग, पेपर के अंदर सीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, P प्लस क्यू का रैंक। तो यार पहले आप लोग फाइंड कर लीजिए व्हाट इज P प्लस क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, P प्लस क्यू मैट्रिक्स आप फाइंड कर लीजिए। सो 1 माइनस 1 हो गया तुम्हारे पास 0, 1 माइनस 2 हो गया कितना बराबर -1, -1 -1 -2 के बराबर हो गया, 2 प्लस 6 8 हो गया, 12 माइनस 3 9 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, वेरी गुड। 5 प्लस 3 तुम्हारा 8 के बराबर वापस हो गया, ओके। देन 10 माइनस 2 8 के बराबर हो गया, 5 प्लस 3 आपका 8 के बराबर हो गया, ओके। इसका रैंक निकालना है यार, इसका रैंक निकालना इजीली, इजीली तुम रो इक्वलेंट से इसको तुम जीरो कर सकते हो। सिर्फ आप लोग को करना क्या है, आप लोग को करना क्या है, देखो 0 -1 -2, मुझे इसको 0 बनाना है यार, मुझे इसको 0 बनाना है। तो इसको चलो 8 लिख दिया मैंने, इसको 9 लिख दिया, इधर 10 लिख दिया ना, इधर 0 8 माइनस 8 सिर्फ R2 माइनस R3 के अंदर, R3 के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो, R3 माइनस R2 कर रहे हो। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 9 -1, 8 माइनस 10 -2, ओके। देख लो दो रो सेम हो गई, मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, दिख गया ना मैट्रिक्स का रैंक 2 के बराबर। दो रो, ये रो और ये रो आपकी सेम हो गए, मतलब आप लोग का जो R1 है वो R3 के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। R1 इज 1 इंटू R3 या R3 इज 1 इंटू R2, 2 रोज आर डिपेंडेंट, 2 रोज आर मतलब 1 रो इज डिपेंडेंट, 2 आर इंडिपेंडेंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पावरफुल चाहिए, बट मैंने आपको बताया ना कि जब आप एक रो ऑपरेशन कर लो तो आपका सिंपल हो जाएगा। आप देखो यार, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 दोनों सेम दिखे, मतलब R1 को मैं 1 इंटू R3 लिख सकता हूँ। सो R1 इज डिपेंडेंट ऑन R3, आप बोल सकते हो R3 is 1 into R1, so R3 is dependent on R1, you can tell anything, right or not, means one row is dependent and 2 are independent row, therefore rank of the matrix directly 2। ये 30 सेकंड का काम था गाइस, ओनली 30 सेकंड का काम था, अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी के साथ पता होता तो, ठीक है। 30 सेकंड से ज्यादा ये टाइम नहीं ले सकता रैंक का कोई भी क्वेश्चन, ये चीज आप ध्यान रहे। क्लियर, ये बात सब लोग को एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया, यस और नो, यस और नो, बताइए मुझे, क्लियर है गाइस? ओके, प्लीज यार सब लोग रिस्पॉन्स करिए, आप लोग यार बहुत डिले हो यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छे से दे दीजिए, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, समझ में आना चाहिए सबको, समझ में आना चाहिए, रैंक का टॉपिक है यार, प्लीज बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये विद इन 1 सेकेंड आंसर निकलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन दिखा विद इन 1 सेकेंड आंसर निकलना चाहिए। क्या हम लोग को देखना है इसके अंदर, ध्यान रखना, एक V इज अ नॉन जीरो वेक्टर डायमेंशन 3x1 का एक डायमेंशन है, then what is then the matrix A V into V transpose has rank what, as rank। अब देखो सपोज मैं कोई एक वेक्टर लिखता हूं, ठीक है, सपोज मान लो ये क्वेश्चन को सब छोड़ दो, सपोज एक मैं एक्स वेक्टर लिखता हूं और एक्स वेक्टर एक नॉन डायमेंशन लिख रहा हूं 3x1, मतलब 3 एलिमेंट्स है, 3 रोज है और एलिमेंट कॉलम उसकी 1 है। तुम बताओ मुझे रो ऑफ एक्स क्या होगी, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एक्स। तो आप बोलोगे सर रैंक ऑफ एक्स एक ही तो कॉलम है या एक ही कॉलम है इसके अंदर, तो नॉन जीरो माइनर, मतलब इसका रैंक तो 1 ही हो सकता है ना यार। 3x1 का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है यार, 3x1 का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। आप बोलोगे यस और नो, ये बात समझते हो कि नहीं पसंद, राइट और नॉट। और अगर मैंने बोल दिया एक्स ट्रांसपोज, तो तुम बोलोगे एक्स ट्रांसपोज, सर एक्स ट्रांसपोज तो मेरा 2 3 4 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज जो है ना सर, वो भी तो मेरा 1 ही होगा। अब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 1 है, तो जो मल्टीप्लीकेशन का रैंक जो है ना वो 1 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। भले फिर वो 3x3, अगर x इंटू एक्स ट्रांसपोज में करता तो वो मैट्रिक्स तुम्हारा 3x3 बन जाता, बट x का रैंक 1 है, एक्स ट्रांसपोज का रैंक 1 है, तो जो आप लोग का रो ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज है ना वो लेस देन इक्वल टू आप लोग के पास इनका जो रैंक है ना उससे कम ही आ सकता है, इनसे कम ही आ सकता है, मतलब आपका रैंक 1, आपका जो रैंक है वो 1 ही हो सकता है इसका, ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 के बराबर। x का भी रैंक 1 है, x ट्रांसपोज का भी रैंक 1 है, तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज का भी रैंक आपका 1 ही, लेस देन मत लिखो अभी के लिए, इसका भी रैंक क्या हो जाएगा 1 के बराबर ही हो जाएगा, दोनों का रैंक आपका 1 है।
सिर्फ यही केस, दिस इज अ स्पेशल केस, ट्रांसपोज का ये स्पेशल केस है, ये याद रखना। अगेन ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस को याद रख लो। देखो फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक बता देता हूँ एग्जांपल के साथ, एक मैं बता देता हूँ। एक मैं वेक्टर लेता हूँ x, सपोज 2x2 का ही वेक्टर लेता हूँ मैं, 2 into 3, और x ट्रांसपोज मेरा हो गया, x ट्रांसपोज मेरा 2 और 2 3 ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे तो रैंक ऑफ x आप बोल दोगे इधर से 1, क्योंकि ये 2x1 का वेक्टर है, और ये हो गया 1x2, तो इसका भी रैंक ऑफ x ट्रांसपोज भी तुम लोग बोल दोगे 1। अब क्या करो, x इंटू एक्स ट्रांसपोज कर लो। x इंटू एक्स ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो आप देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 तो आप बोल दोगे यार 4, ठीक है। 2 इंटू 3 आप बोल दोगे 6। क्लियर ये बात? ओके। सेकंड रो 3 2 जार आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 3 2 जार आपके पास हो जाएगा 6, 3 3 जार आप बोलोगे इसका हो गया 9, ठीक है। जब आप इधर देखोगे तो ये जो इसको जब आप चेक करोगे तो जो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये मेरा 2x2 भले बन गया, बट इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू x इंटू एक्स ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 हो गया ना, तो रैंक तो 2 हो ही नहीं सकता। तो रैंक आपका इसका क्या हो गया, अब x इंटू एक्स ट्रांसपोज का रैंक क्या हो गया आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपके पास x का रैंक 1 है, x ट्रांसपोज का रैंक 1 है, तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज का रैंक हमेशा 1 होगा, हमेशा ये चीज 1 होगी। ये याद रख लेना, स्टेटमेंट ही याद रख लेना पूरा, ठीक है। एक्स ट्रांसपोज का रैंक 3 आया ना, कैसे एक्स ट्रांसपोज का रैंक 3 आ सकता है यार, एक्स ट्रांसपोज का मैक्सिमम आप देखो इधर से, एक्स ट्रांसपोज का मैक्सिमम रैंक यार 3 क्रॉस, ये मैट्रिक्स कितना है 3 क्रॉस 1, ये मैट्रिक्स है 3 सॉरी 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, द मैक्सिमम रैंक इसका एक्स ट्रांसपोज का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। ये रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर अलग अलग है, नॉन जीरो वेक्टर है, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। समझ आई बात? तो मैक्सिमम रैंक इसका यही आ सकता है। क्लियर? ये बात समझ में आई सब लोगों को? तो ये आपका आंसर हमेशा 1 ही होगा, ये आंसर हमेशा 1 होगा, v इंटू वी ट्रांसपोज। और नॉन जीरो वेक्टर ऐसा दिया है जिसका डायमेंशन 3 क्रॉस 1 है। देखो ये डायमेंशन याद रखना, मतलब एक रो दी, एक कॉलम दी है, उनको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रो का कोई भी एक रो का रैंक 1 होता है, कोई भी एक कॉलम का रैंक 1 होता है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको भले बड़ा मैट्रिक्स बने, बट रैंक तो 1 ही रहता है, रैंक तो इसका 1 ही रहता है, ठीक है। वापस से बता रहा हूं मैं, कोई भी एक तुमने रो ले ली, रो का रैंक 1 ही रहता है, कोई भी एक कॉलम का रैंक 1 रहता है, उन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो, भले बड़ा मैट्रिक्स बने, बट रैंक उसका हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, रैंक उसका हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। आप लोग को मैंने ये एग्जाम्पल, ये जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो इस एग्जाम्पल से भी आप पता चल जाएगा कि मैंने एक रो वेक्टर लिया था, एक कॉलम वेक्टर लिया, रो वेक्टर का रैंक हमेशा 1, कॉलम का भी हमेशा 1 हो गया, ठीक है। ये कॉलम वेक्टर है, ये रो वेक्टर है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 क्रॉस 2 का बना, बट इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मेरा 0 आया, तो रैंक इसका कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर जो है वो मेरा 1 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ही रहता, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का जो माइनर एक ही था वो मेरा 0 आ गया, ठीक है। क्लियर? ये बात एकदम समझ में आ गई? यस और नो? प्लीज फास्ट रिस्पॉन्स कीजिए। यस, वेरी गुड, ओके, क्लियर, डन। आगे, okay, so I want to give this your homework question, this is a very good question and homework question आप लोग को आ ही जाएगा। मैं इसको एक हिंट देना चाहता हूँ, रो इक्विवेलेंट फॉर्म कर लीजिए और फिर डिपेंडेंसी चेक करिए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म को कन्वर्ट करके यार फिर डिपेंडेंसी चेक कर लेना, ये अपने आप करोगे, आपका माइंड खुलेगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा, राइट और नॉट। सो एक ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डैश, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तुरंत तभी सॉल्व कर देना। देखो ये मैट्रिक्स तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, राइट और नॉट, इस मैट्रिक्स को हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था, ठीक है। तो इसके अंदर तो ज्यादा हम लोग को देखना ही नहीं है। ओके, अब मेरे पास ये क्वेश्चन को डिस्कस करना था, इसलिए मुझे टाइम चाहिए था, दैट इज व्हाई मैंने वो होमवर्क में करवाया। आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर आई और जे, आई एंड जे इज 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, aij is I into j, what is the rank of matrix A, what is the rank of matrix A? देखो ध्यान से देखना, तो सपोज हम लोग क्या करते कि अगर तुम लोग मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करो, मैट्रिक्स बनाना तुम लोग ने स्टार्ट किया, मैट्रिक्स ए बनाते हो, ठीक है। सपोज यू आर मैट्रिक्स ए, अब देखो ए आई जे इज आई इंटू ए 1 1 मतलब 1 इंटू 1, ए 1 2 मतलब 1 इंटू 2, ए 1 3 दैट इज 1 इंटू 3, ऐसे करते जाओगे तो लास्ट एलिमेंट आएगा ए 1 n दैट इज 1 इंटू n, ए 1 n क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू n। क्लियर ये बात? दूसरा, अब ए 2 1, अब आप देखो ये ए 2 1, सो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज 2, a2 2 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, a2 3 तो ये हो जाएगा 6,
तो इधर से आप लोग ऐसे करते जाओगे, राइट। A2n मतलब हो जाएगा ये 2n। अब A31 3 into 1 is 3, A32 तो ये हो जाएगा 6, A33 ये हो जाएगा 9। अगर अब तुमने ये मैट्रिक्स बना दी, आप देखो ऑल रोज आर प्रोपोर्शनल, ऑल रोज आर प्रोपोर्शनल दिख रही है मुझे, सारी की सारी n तक लेते जाओ, ऑल रोज आर प्रोपोर्शनल। तुम लोग n तक लेके जाओ, n तक लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम। सपोज इधर फिफ्थ रो आती, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 कितना 15, सारी की सारी प्रोपोर्शनल है रो 1 के पास, रो 1 के हिसाब से, राइट। ऑल रोज आर डिपेंडेंट ऑन रो नंबर 1, ऑल रोज आर डिपेंडेंट ऑन रो नंबर 1। तो एक ही इंडिपेंडेंट रो है, कौन सी, रो नंबर 1। तो दैट इज व्हाई माय रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सीधा क्वेश्चन है, 1 मार्क इसलिए बोला है, 1 मार्क इसलिए बोला, सीधा क्वेश्चन है, सारी रोज इंडिपेंडेंट, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सारी रोज जो है ना वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रो नंबर 1 के ऊपर। आप मैट्रिक्स बना के देख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आप मैट्रिक्स बना के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ये चीज। क्लियर ये बात गाइस, ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आई सबको, यस और नो, राइट और नॉट? ओके, चलिए रिस्पॉन्स दीजिए यार फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है तो वेरी गुड, आई एम अप्रिशिएटिंग यू। अगर ये समझ में आ रहा है, ऑल रोज आर प्रोपोर्शनल, मैंने बोला था अगर सारी रोज प्रोपोर्शनल है, स्टेटमेंट ही लिखवा दिया है, रैंक 1 होता है, सारी रोज अगर प्रोपोर्शनल होती है रैंक आपका 1 होता है, ठीक है। ओके, 2014 का क्वेश्चन है, सी के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2014 का क्वेश्चन है। मैंने अभी भी बोला था, एक बार रो इक्विवेलेंट का कोई स्टेप कर लो, आप लोग के पास सीधे आंसर निकलेंगे, राइट और नॉट? तो अगेन आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन, आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन, सीधा है। और मैंने बोला है आप लोगों को, ये वर्ड्स याद रख लेना, बहुत एक्सपीरियंस से ये मैं बोल रहा हूँ, राइट। लास्ट 7 ईयर से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। 3x4 या बड़ा मैट्रिक्स दिखे, कभी भी माइनर ढूंढने मत जाओ, कभी भी माइनर ढूंढने मत जाओ, रो इक्विवेलेंट से एक स्टेप करो, आपको डिपेंडेंसी दिखने लगेगी। अगर एक में नहीं दिख रहा तो दूसरा स्टेप कर लो, डिपेंडेंसी तुरंत दिखेगी, डायरेक्ट रैंक लिख पाओगे तुम लोग, डायरेक्ट रैंक लिख पाओगे, ये गारंटीड है, ये गारंटी है, ठीक है। ओके, समझ आ रही है बात? ओके, आगे। सो इसको भी एक बार होमवर्क में कर लेना, राइट और नॉट? ओके, अब देखो इधर इधर पूछा है मैट्रिक्स ए का रैंक n है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी, और ये बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स ए का n है, वो रैंक आप लोगों को दिया हुआ है। सो ए जो मैट्रिक्स है, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो वो मेरा हो जाएगा PS माइनस क्यू आर, ठीक है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, PS माइनस क्यू आर। और अगर तुम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाओ, पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाओ, राइट और नॉट? सो वो हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा ये पी आर प्लस क्यू एस, उसका पी आर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ऐसा बन जाता ना डिटर्मिनेंट, सॉरी ये ब्रैकेट है, ये ऐसा बन जाता, ठीक है। तो तुम इसको जब एक्सपैंड करोगे ना, तो तुम्हें इसके अंदर भी जब तुम एक्सपैंड करोगे तो आपको इसका आंसर जो है ना वो क्या मिल जाता पता है, पीएस माइनस क्यू आर। एक्सपैंड करके देखना, पीएस माइनस क्यू आर दी होल स्क्वायर, इसको तुम मल्टीप्लाई करो और एक्सपैंड करो, ये आपको मिल जाएगा पीएस माइनस क्यू आर द होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है ना वो इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर, क्योंकि ये पीएस माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब अगर ए का जो रैंक आएगा अगर ये 0 हुआ सपोज, तो बी का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज डिपेंडेंट ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इफ ए का रैंक n होता है तो बी का भी रैंक क्या होगा, n ही होगा, क्योंकि बी का डिटर्मिनेंट ही ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज ये नॉट इक्वल टू 0 होता, ये पीएस माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता, तो ए का रैंक 2 हो जाता, तो बी का भी रैंक 2 हो जाता, क्योंकि पीएस माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, तो बी का भी रैंक 2 हो जाता। और अगर ये चीज आप लोग का पीएस माइनस क्यू 0 के बराबर होता तो ए का रैंक 1 होता, तो पीएस माइनस क्यू 0 के बराबर होता तो बी का भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, तो उसका भी रैंक 1 हो जाता, राइट। तो ये सीधा आंसर है कि रैंक ऑफ बी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन रैंक ऑफ ए। सो रैंक ऑफ ए अगर n है तो बी का भी रैंक हो जाएगा n के बराबर, ठीक है। बी का भी हो जाएगा रैंक n के बराबर, नॉट 2n, दिस इज रॉन्ग, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n, ठीक है, क्लियर। ओके, वापस देखो सेम क्वेश्चन, x1 x2 इज एन n ट्यूपल नॉन जीरो वेक्टर। देखो ये आपका एक रो वेक्टर है, कैसा वेक्टर है ये, रो वेक्टर, और द मैट्रिक्स x इंटू एक्स ट्रांसपोज, अभी मैंने किया था ना, हैज रैंक 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। v इज x इंटू एक्स,
रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रैंक हमेशा 1 के बराबर। अभी हम लोग ने देखा था ये रैंक 1, ठीक है, रैंक 1 सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2006 के अंदर चलो विद इन 10 सेकेंड आंसर बता दो सर, फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकंड रो, सर रैंक 2, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है सर, रैंक 2 क्यों? क्योंकि R1 इज इक्वल टू R3, R1 is dependent on R3 या R3 is dependent on R1, so number of independent rows is 2, so that is मेरा इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा रैंक। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर सब लोग को? यस और नो? राइट, सीधा आंसर यार, सीधा आंसर है ये तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। 2003 अगेन मुझे मैट्रिक्स दिखा, अगेन आपको 3x4 के अंदर अगेन आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा है, राइट और नॉट? मैंने आपको बताया ना 3x4 ये मैट्रिक्स दिख रहा है, चेक करो। डिपेंडेंसी अगर चेक करनी है, अगर मुश्किल लगता है, मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, मुझे दिख गई डिपेंडेंसी, कॉलम देखो यार, कॉलम नंबर 1 जो है ना, कॉलम नंबर वो 2 टाइम्स कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 इज 2 टाइम्स कॉलम नंबर 2, मतलब कि मेरे पास टोटल 4 कॉलम है, टोटल कॉलम 4 है, उसमें एक कॉलम डिपेंडेंट है, बाकी 3 इंडिपेंडेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगा, सीधा आंसर है। दिखा सबको? रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। डिपेंडेंसी देखो कॉलम के अंदर दिख गई, मुझे कॉलम के अंदर दिख गई यार डिपेंडेंसी, क्या बात है, वेरी गुड। C1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C2, रैंक ऑफ आंसर भी हम लोग चेक कर सकते थे, ठीक है, मेरे पास आंसर है इसका, ये हो गया 2003 CE का क्वेश्चन, मेरा आंसर आ गया 14, यस आंसर इज करेक्ट, रैंक ओके। और कोई डिपेंडेंसी दिख रही है आप लोगों को? और कोई डिपेंडेंसी तो नहीं दिख रही है ना? चेक कर लेना एक बार चेक कर लेना तो भी, ठीक है। मेरे को ये तो चेक कर, ये तो मेरे को डिपेंडेंसी दिख ही गई, C1 is 2 times C2, so 1 dependency I got 1 dependency, clear? ओके, चेक कर लेना तो भी, ठीक। आगे, ओके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स गाइस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बता दो इसका। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया 1, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, सीधा क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 1, वेरी गुड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल ये क्वेश्चन है, राइट गाइस? सो आज के क्लास में हम लोग इधर तक करते, राइट और नॉट? आज के क्लास में हम लोग इधर तक का रखते, ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इधर तक का करते, और फिर हम लोग देखेंगे आगे, क्लियर ये बात एकदम, राइट और नॉट? आज की क्लास में इधर तक हम लोग देखते और फिर हम लोग आगे देखेंगे इधर, ओके। आज मैं ये पीडीएफ दे देता हूं, आज मैं ये पीडीएफ आपको भेज देता हूं, ठीक है, आज मैं आप लोग को एक पीडीएफ भेज देता हूं, इसी को अभी मैं भिजवा देता हूं आप लोग को, अभी मॉर्निंग के अंदर चला जाएगा, राइट और नॉट? तो फिर आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है, फिर एक बार रिवाइज भी कर लेना, राइट? आर यू हैविंग एनी डाउट गाइस? एनी डाउट है? कोई डाउट है मतलब? ठीक है, ओके, मीटिंग एंड करो फिर, ओके, गुड डे, गुड डे। हेलो सर। ओके, थैंक यू, ओके हेलो। गाइस, गुड डे। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। सपोज एक मैट्रिक्स है कि 1 2 3 4 5 7 8 9, हाँ सर इसमें कोई भी डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है ना सर? हम नहीं, डायरेक्टली वो ऐसा नहीं, एक बार रो इक्विवेलेंट फॉर्म करो फिर पता चलेगा। रो देखो श्रुत, कभी क्या होता है कि ऐसी डिपेंडेंसी होती है जो हम पता नहीं कर पाते ना, जैसे फॉर एग्जांपल R1 इज 3/0.5 टाइम्स R2, ऐसा, तो वो डिपेंडेंसी हम पता नहीं कर सकते ना श्रुत, राइट और नॉट? या गेटिंग। तो फिर वहां पे हम लगाएंगे। एक बार रो इक्विवेलेंट पता करो, रो इक्विवेलेंट पता करोगे तो डिपेंडेंसी अपने आप दिखने लगेगी, मतलब 1-2 बार करोगे ना रो इक्विवेलेंट तो सीधा डिपेंडेंसी दिखने लगेगा। क्लियर ये बात? यस सर। सर एक दूसरा डाउट था कि हमने एक स्टेप किया था, अभी एग्जांपल देखा था ना, एक्स ट्रांसपोज, जिसमें x इक्वल्स टू 2 3 कॉलम था एंड दूसरा ट्रांसपोज निकाला तो x ट्रांसपोज 2 3। सर स्टेप किया उसमें मोड x इंटू एक्स टी इक्वल टू 0। सर डायरेक्टली में रैंक 1 लिखा, वो क्या किया सर? वो हमने लेट हुआ। तुम समझो कि तुमने एक रो वेक्टर लिखा और एक कॉलम वेक्टर लिखा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। अब तुम सोचो
कि ये 2x2 का जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आया, उसका मतलब डिटर्मिनेंट उस 2x2 का 0 आया, तो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर जो था वो 0 बन गया, तो उसका रैंक उससे कम होगा कि नहीं होगा? हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो उसका था वो 0 आ गया कि नहीं आया? हाँ तो yes. हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 0 होता है, तो रैंक वो ऑर्डर से कम होना चाहिए ना, तो 2 से कम होना चाहिए ना रैंक, तो रैंक 1 हो गया ना। ओके -1 कर दे, ठीक है। क्लियर है? ये सर, ये सर। यस, बोलो नहीं सर। सर आपने जो अभी बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर जो माइनर है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो वो हर केस में, मतलब ऐसे टाइप के हर केस में 0 ही आता है? हाँ, ऐसे टाइप पे कर, ये बात सही बोल। मैं वो एक कॉलम और एक रो दे दिया, उसको तूने मल्टीप्लाई कर दिया ना, x इंटू एक्स ट्रांसपोज, हर केस में यही आएगा, 0 आएगा। समझ आया निशर? मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा डिटर्मिनेंट हम उसका फाइंड करें और 0 आए, नहीं, और वो आएगा ही। जरूरी, मैंने बताया इसलिए तो वो स्टेटमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन एक स्टेटमेंट ही लिख लो आप लोग कि x इंटू एक्स ट्रांसपोज, x एक कॉलम वेक्टर है, x ट्रांसपोज रो वेक्टर बन जाएगा, उनको तुम मल्टीप्लाई करो तो भी भले वो मैट्रिक्स आपका 3x3 या 4x4 का बन जाए, पर रैंक तो उसका बनी रहेगा, रैंक उसका बनी रहेगा, क्योंकि उसके सारे माइनर्स फिर वैनिश हो जाएंगे। ठीक है? ओके सर, मतलब वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट फिक्स ही कर लेना है। हाँ, स्पेशल केस मैंने लिखा था ना, वो उस पे लिखा था ना स्पेशल केस, राइट और नॉट? सर ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। दर्श, हाँ बोलिए दर्शन। सर लास्ट सेकंड क्वेश्चन ओपन करेंगे एक बार? लास्ट सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट बेटा। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें जैसे मतलब 2 कॉलम डिपेंडेंट हो गई तो हमने 3 ले लिया रैंक, तो जैसे बोला था ना कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज था ना? नहीं, अब इसके 3x3 मैट्रिक्स आ गया बेटा, ये 3x3, इसमें कॉलम 4 है, रो 3 है। रैंक के हिसाब से रैंक अगर मेरा 3 आया, सपोज मान लो रैंक 2 आया होता, तो इसके अंदर 2 रो डिपेंडेंट होती और 2 कॉलम डिपेंडेंट होती। अब 2 रो डिपेंडेंट होती तो 3 में से 2 डिपेंडेंट होती और 4 में से 2 कॉलम डिपेंडेंट होती, ऐसा होता। समझे तुम? ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो वापस मैं बता रहा हूं, सपोज मेरा रैंक जो है वो 2 आया, तो टोटल रोज कितनी है? 3 रोज 3। 3 में से 2 रो डिपेंडेंट होती, तो 3 में से 2 रो क्या होती? डिपेंडेंट होती। वो डिपेंडेंसी कौन सी आप पता नहीं कर पा रहे, पर होती। समझ आई बात? अब सपोज तुम्हारे कॉलम आ रही है, सपोज सुन लो तुम, कॉलम तुम्हारा ओके रैंक 2 आ रहा है, वापस रैंक 2 आ रहा है, तो कॉलम कितनी है? 4। उसमें से 2 कॉलम तुम्हारे डिपेंडेंट है। समझ आई बात? सारा रैंक का खेल है, रैंक 2 है मतलब 2 कॉलम डिपेंडेंट है, 2 रो डिपेंडेंट है। क्लियर ये बात? अच्छा हाँ समझ गया। सर हाँ बोलिए। सर अगर ये 4x3 मैट्रिक्स में अगर कोई भी कॉलम डिपेंडेंट ना हो तो रैंक क्या होगा, 3 या 4? वो फिर तो आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म करना पड़ता है ना बेटा, रो इक्विवेलेंट सर फॉर्म। कोई डिपेंडेंसी ना हो तो मतलब सभी इंडिपेंडेंट ही हो तो मैक्सिमम रैंक तो 3 होगा, मैक्सिमम डिपेंडेंसी होगी बेटा, क्योंकि मैक्सिमम रैंक 3 है, मैक्सिमम रैंक 3 होगा तो डिपेंडेंसी दिखलेगी कॉलम में 3x4 के अंदर कहीं ना कहीं। तो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रैंक उसका 3 बन रहा है, मतलब 3 डिपेंडेंट रोज है और 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। समझे तुम? हाँ सर। राइट तो ना? सर हाँ, हमें इस क्वेश्चन में रोज में डिपेंडेंसी नहीं दिखी, कॉलम में दिखी है। कॉलम में दिखिए, यस बिल्कुल तो सही। तो ऐसे जरूरी नहीं है ना कि कॉलम में भी उतना ही दिखना चाहिए और रो में भी उतना ही दिखना चाहिए, हाँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि रो में तो हमें कुछ दिखा ही नहीं है, तो रो तो 3 है, उसका कुछ कंसीडर ही नहीं है। करेक्ट। देखो अगर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना ये डिपेंडेंसी को पकड़ने के लिए, तुम रो इक्विवेलेंट कर लो, अपने आप डिपेंडेंसी दिख जाएगी, रो के अंदर भी दिख जाएगी तुमको, इसको तुम कर लेना एक बार। ठीक है? ओके सर सर। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक लास्ट डाउट है सर, वो हाँ। आपने एक क्वेश्चन किया था ना PQRS वाला, हाँ, वो समझ नहीं आता मुझे क्या किया उसने फिर। अरे ये PQRS में कुछ है ही नहीं था, वो क्वेश्चन के अंदर तो यार वो तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल समझ लो। एक मिनट, मेरा पीसी भी हैंग हो गया, एक मिनट। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस सर। हाँ, अब देखो इनमें बोला है कि ए का डिटर्मिनेंट है ना स्रोत, ए का डिटर्मिनेंट एन है, इसका डिटर्मिनेंट बोल दिया एन है, ठीक है? अब सॉरी डिटर्मिनेंट रैंक बोल दिया एन। अब मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, उसका आंसर आया मेरा PS - QR, ठीक है?
ये समझे? यस सर। अब तुम b का डिटर्मिनेंट निकाल देते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस माइनस पी आर प्लस क्यू एस दी होल स्क्वायर। तुम इसको Yes, जब एक्सपांड करते ना शुरू, तो इसका आंसर तुम्हारा आ जाता पी एस माइनस क्यू आर दी होल स्क्वायर। क्या आंसर आ जाता? पी एस माइनस। अब सही है। b का डिटर्मिनेंट किसके ऊपर डिपेंड हुआ? पी एस माइनस क्यू आर के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी क्या कहा? जो ये मैट्रिक्स b है उसका हाँ। डिटर्मिनेंट पी एस माइनस क्यू आर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस करेक्ट। तो अगर तुम्हारा पी एस माइनस क्यू आर 0 आया, मतलब a का डिटर्मिनेंट 0 हुआ, तो b का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। हो जाएगा। यस। तो रैंक ऑफ ए और बी तो सेम ही देगा। 0 0 दोनों का डिटर्मिनेंट है, तो दोनों का रैंक उससे एक कम हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? यस 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 करेक्ट और करेक्ट। अगर नॉन जीरो आता, अगर नॉन जीरो आता तो बी भी तो नॉन इसका जीरो आ जाता, तो दोनों का Yes. रैंक सेम। तो कोई भी केस ले लो, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर ही रहता। समझे? ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हम लोग जो रो एक्लन में एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं, हाँ तो उसमें अगर पहली बार जैसे हमने रो में किया, हाँ, तो फिर उसके बाद कॉलम में नहीं कर सकते ना? मतलब नहीं, एक बार नहीं रो कर में किया सकते। तो फिर रो में ही करना पड़ेगा ना? हाँ यार, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। रो का रो में, रो के साथ ही, फिर कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं। ओके ओके। दैट शुड बी अ प्रॉपर स्टेप्स। मतलब रो के साथ ही कर रहे हो तो रो, बाकी तो डिपेंडेंसी मिलेगा ही नहीं कभी भी। राइट और नॉट? यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, चले।